क्या आपको पता है लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होती हैं? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट क्यों माना जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको नोट्स करते हुए चलिएगा और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, राव जी वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट, संसद। तो आज से हम लोग संसद जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग एक से दो या तीन क्लास में इसको कवर करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो किससे मिलकर बनती है। तो हमारा जो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, जो हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है उसमें कौन कौन आता है वो भी बताया था मैंने। उन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो क्या है? बेसिकली इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट। विधायिका है, जैसे हम विधायिका बोलते हैं, जहाँ पे जो कानून बनता है, नियम बनते हैं हमारे देश के लिए, तो वो एक क्या हो गया, हमारा संसद हो गया, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डेट मेक्स लॉ, हमारे देश के लिए कानून बनाता है। और जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनती है? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्वेश्चन में आया है कि इंडियन पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर हमारा इंडियन पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है ना, उसको भी वो देख लेंगे। क्वेश्चन कभी पूछा, वहाँ पे क्या है, मोनार्की सिस्टम है, क्राउन रूल करता है। जो किंग क्यून होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे में क्या होता है, हमारे में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट में तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, क्राउन, मोनार्क, किंग जो है वो हेड होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड, जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है, वहाँ पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड होती हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस यानी लोकसभा, और हमारे यहाँ पे लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे लंदन में है। लंदन में एक जगह है जो है वेस्टमिंस्टर, तो एरिया है जो वहाँ का, वहाँ पे इनकी संसद है, पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट, तो इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जैसे हमारा दिल्ली में संसद, हमारी दिल्ली में, और वहाँ पे ब्रिटेन में लंदन के वेस्टमिंस्टर में पार्लियामेंट है। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे पार्लियामेंट का, संसद का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। पार्लियामेंट बता दिए, उसको कई बार रखना है कि पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा देखेंगे। लोकसभा जो है आपका, इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, उसको आप देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछता है कि किस हाउस को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है उसको नोट करेंगे। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं ना, जो विधायिका जो प्रोसेस होती हैं, नियम होते हैं, जो वो यहीं से स्टार्ट होता है, लोकसभा से, इसलिए हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर नोट करेंगे। पॉपुलर हाउस बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस और हाउस ऑफ पीपल नोट करेंगे। लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल, पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कौन? लोकसभा रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, पार्लियामेंट का जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। आर्टिकल 79 टू 122, 79 टू 122 पार्ट कौन सा है, पार्ट 5 है पार्लियामेंट का। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 पार्लियामेंट के बारे में। अच्छा, लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 81, जिसमें लोकसभा की बात करी गई है। राज्यसभा देखेंगे, राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80। अच्छा, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट नोट करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिव्यू का काम करती है, रिव्यू बॉडी की तरह काम करती है। लोकसभा से कोई बिल पास हुआ तो उसको राज्यसभा में जाना है, राज्यसभा चेक एंड बैलेंस करेगा कि मैंने वो नियम जो है बनाया सही है कि नहीं है, जिसके लिए रिव्यू बॉडी भी कहते हैं। सेकेंड चैम्बर भी बोलते हैं। और हाउस ऑफ एल्डर्स, तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर एंड हाउस ऑफ एल्डर। क्वेश्चन पूछा है सेकेंड चैम्बर किसको कहते हैं, नीचे दे देगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ दे देगा ऐसे एग्जांपल। तो आपको राज्यसभा लगा टिक करना है कि सेकेंड चैम्बर हम राज्यसभा को भी बोलते हैं। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 80 है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया होल नहीं रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है केवल स्टेट्स और यूटीज ऑफ इंडिया, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया से वोट, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग भेजते हैं, हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, इसलिए वो पीपल ऑफ इंडिया से वोट रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा में हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, हमारे द्वारा जो
जो विधायक होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, हम लोग नहीं करते। तो राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली लोग नहीं चुनते, बल्कि स्टेट के जो इलेक्टेड MLAs होते हैं, जो विधायक बताया ना, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। तो ये था मतलब ऑर्गेनाइजेशन की लोकसभा में और किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है। ये काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट आया, तो इसको याद रखिएगा। देखिए प्रेसिडेंट जो है ना, वो लोकसभा ना ही राज्यसभा का, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता, बट और ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में भी नहीं सिट करता है, ना बैठता है, बट ये इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा, आर्टिकल 111 क्लियरली मेंशन है कि जो बिल पास होगा, जो विधेयक पास होगा राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा, तब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक कि प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, उसको साइन ना कर दें। तो जब साइन नहीं करेंगे कानून बनेगा नहीं, तो वो कंट्री में लागू नहीं होगा। इसीलिए इंटीग्रल पार्ट है कि भाई प्रेसिडेंट का होना मैंडेटरी है। तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 111। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। क्वेश्चन में आया है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है वन एग्जाम में कि हु इज़ नॉट सिटिंग इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नीचे ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट, और आप प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है तो आप प्रेसिडेंट को लगा सकते हैं। नहीं, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि वो 111 के थ्रू उसमें दिया है कि उसको बिल को साइन करेंगे तो वो एक्ट बनेगा, लेकिन वो सिट नहीं करते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट की। ये याद रखिएगा, नोट करिएगा। अच्छा, अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग किस नाम से जाना जाते हैं? कांग्रेस। उसको कांग्रेस होते हैं। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस भी डिवाइड है टू पार्ट में, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट अपर हाउस बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ पे अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? सीनेट। और हमारे लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे क्या है अमेरिका में? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मोटा मोटा है, इसको याद रखिएगा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखेंगे, राज्यसभा का क्या कंपोजिशन है, आर्टिकल हमेशा याद रखिएगा। आर्टिकल है राज्यसभा का 80, आर्टिकल 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। मैक्सिमम सीट नोट करेंगे राज्यसभा की। मैक्सिमम सीट जो है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, वो 250 है। आर्टिकल 80 के थ्रू 250 मैक्सिमम है, जिसमें 238 जो है स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब स्टेट और यूटीज से आएंगे चुन के जो मेंबर होंगे एमपीज, और जो 12 होंगे वो नॉमिनेट होंगे बाय प्रेसिडेंट। तो 250 मैक्सिमम स्टैंड है, आर्टिकल 80 में निहित है। 238 रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट यूटी और 12 नॉमिनेटेड होंगे। जो करंट पोजीशन है उसमें राज्यसभा में कितने मेंबर है, एग्जाम में आता है कि करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द राज्यसभा, तो कितने हैं? 245। 233 स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट की तरफ। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन है जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स का, वो किस फील्ड में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो याद रखिएगा। लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। तो इसको एक ट्रिक्स याद रखें, LASS, लास, LASS, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस एंड S फॉर सोशल सर्विस। सो प्रेसिडेंट इलेक्ट नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ लास, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। तो ये हमारा कंपोजिशन राज्यसभा का। अच्छा, फोर्थ जो हमारा जो 12 सूचियाँ हैं उसमें जो फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज। शेड्यूल 4 में निहित है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें या मेंबर्स कह सकते हैं, सीट या मेंबर्स कह सकते हैं, मिलेंगी, वो हमारा शेड्यूल 4 में रिटर्न है। तो ये चीज़ याद रखिए। और राज्यसभा के बारे में एक और चीज़ है कि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, वो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है, मतलब वो कभी भंग नहीं होती है। जैसे कि लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है या पहले भी भंग हो सकती है, तो लोकसभा, बट राज्यसभा नहीं है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी, याद रखिएगा, नोट करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेगा। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट बॉडी, तो नीचे काफ़ी सारे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, लोकसभा और डिफरेंट बॉडी के नेम दे देगा, प्लानिंग कमीशन दे देगा, कुछ भी। तो आपको याद रखना कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है जिसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। बट जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर। दूसरे साल पे 1/3 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन नहीं होता है राज्यसभा का, जो हमें लोकसभा के केस में देखने को मिलता है। तो भारत में हर राज्य की जो जनसंख्या है ना वो अलग अलग है, इसलिए सबको बराबर सीटें नहीं दी गई। भाई अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंख्या है तो इसलिए बराबर सीटें नहीं दी गई। जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है उसका मैक्सिमम सीट है। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, यूपी में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यूपी नंबर 1 पे, तो इसकी जो सीट्स हैं, जो मेंबर्स हैं राज्यसभा में, वो भी ज़्यादा होंगे, 31 है।
सिक्किम में पॉपुलेशन कम है, केवल एक सीट है राज्यसभा में। तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। और 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, करंटली 245 है। 12 नॉमिनेट होते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, और 4 शेड्यूल में मेंशन है कि लोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा में मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्टेट्स का राज्यसभा में, वो इलेक्टेड होते हैं, बट हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं जैसे कि लोकसभा में होता है। जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की जो विधानसभा होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज। ये रिप्रेजेंटेशन का पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन इलेक्ट करता है, क्वेश्चन में आएगा, तो आपको लिखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, हम लोग नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। अब इलेक्शन होता कैसे है? इलेक्शन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीवी बोलते हैं, जिसमें प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफर, अभी आगे हम समझेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है और प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो भी देखेंगे। अभी मोटा मोटा ये नोट करेगा कि जो इलेक्शन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो सीट्स होती हैं स्टेट्स की राज्यसभा, वो जो एलोकेट की जाती हैं, वो किसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला गया? क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेस पे वहाँ पे सीट्स डिवाइड होती हैं राज्यसभा में, जिसकी ज़्यादा, जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा सीट्स। तो ये याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इसमें एक क्वेश्चन यही बनता है कि इलेक्ट कौन करता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, एमएलए जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एलोकेशन सीट्स, काफ़ी बार क्वेश्चन आर ओ में भी काफ़ी क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और सीट्स दे देगा कि यूपी कितनी, वेस्ट बंगाल कितनी है सीट्स, बिहार कितनी है राज्यसभा में। तो आपको सीट्स भी याद करनी है कि किस स्टेट की कितनी सीट्स है, इसको याद होना ही चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, और करंट में इलेक्शन ट्रेंडिंग में है तो ये पूछ सकता है कि पंजाब की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, हिमाचल प्रदेश की कितनी सीटें हैं, वेस्ट बंगाल की कितनी सीटें, क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो एक ट्रिक्स मैंने अपनाई है, उसको फॉलो करिए। देखिए, जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं, जो मेंबर्स की जो सीट्स हैं राज्यसभा में, ऐसे याद रखिए। पहले टॉप 5 स्टेट्स याद रखिए। जैसे टॉप 5 में उत्तर प्रदेश हाईएस्ट सीट्स है मेंबर की राज्यसभा में, कितनी है? 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16, बिहार 16। तो याद रखना है। 5 तो याद लर्न कर लीजिए कि मतलब कि यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, वेस्ट बंगाल में 16, बिहार में 16 सीट्स हैं राज्यसभा की, ठीक है। अब उसके बाद लर्न करिए कि एक सीट्स कितनी है, 1 सीट्स वाले कौन से स्टेट्स हैं। तो 1 सीट्स वाले की ट्रिक है गो, ना, मा, मी, श्री, त्रि, पुड, अरुण। ये आपको मतलब याद करने के लिए ट्रिक है छोटी सी। गो, ना, मा, मी, श्री, त्रि, पुड, अरुण। तो गो फॉर गोवा की एक सीट, गो ना फॉर NA4 नागालैंड की एक सीट, MA फॉर मणिपुर एक सीट, ME फॉर मेघालय एक सीट, MI फॉर मिजोरम एक सीट, सिक्किम एक सीट, त्रिपुरा सिक्किम श्री से सिक्किम, त्रि से त्रिपुरा एक सीट, पुड से पुडुचेरी एक सीट, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश एक सीट। तो आपको ऐसे याद हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक जिनकी सीट्स हैं राज्यसभा में, वो कौन सी स्टेट्स हैं। तो ट्रिक्स है, पहला ट्रिक्स है कि 3 वाले देखते हैं। तो HP डक, ऐसे याद रखें, HP डक, HPDUK। HP फॉर हिमाचल प्रदेश 3 सीट, D फॉर दिल्ली 3 सीट, और UK फॉर उत्तराखंड 3 सीट। याद होगा ना, HP डक हिमाचल प्रदेश 3, D फॉर दिल्ली 3 सीट, UK उत्तराखंड 3 सीट। उसके बाद उसी में आगे 3 के बाद अब 3 से 10 तक में देखना कि किसकी कौन सी सीट है। तो 3 वाले 4 नहीं है, 5 हैं। 5 सीट्स वाले जो राज्य हैं वो HC याद रखिएगा। HC फॉर हाईकोर्ट होता है ना, हाँ, तो वैसे HC। H फॉर हरियाणा 5 सीट, C फॉर छत्तीसगढ़ 5 सीट। 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ना, याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है झारखंड और केरला के, झारखंड 6 सीट और केरला के 9 सीट्स, तो याद रखेंगे। उसके बाद 3 to 10 सीट हो गया। अब देखेंगे एक ट्रिक है राजस्थान, RAJ हो राजस्थान, RA फॉर राजस्थान, और O फॉर RAJO, O फॉर ओडिशा। इनकी 10-10 सीटें हैं राज्यसभा में। PAT ट्रिक्स है, P फॉर पंजाब 7 सीट्स, A फॉर असम 7 सीट्स, T फॉर तेलंगाना 7 सीट्स। तो ये हो गए हमारे 3 to 10 सीट्स इन राज्यसभा। 11 to 15 सीट देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। 11 to 15 तो ट्रिक है अंगुम्प, ANGUMP,
AN फॉर आंध्र प्रदेश 11 सीट, GU फॉर गुजरात 11 सीट्स, MP फॉर मध्य प्रदेश 11 सीट्स। कर्नाटका 12 सीट नोट करेंगे, कर्नाटका के पास 12 है। तो ये आपके जो सीट्स है ना, इनको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, ट्रिक से बहुत जल्दी याद। पहले टॉप 5 स्टेट याद कर लीजिए, फिर 1 सीट्स किन किन की स्टेट के बारे में बता दें, गो, नामा, मेमी, त्रिपुद, अरुण, ये याद कर लीजिए। फिर 3 to 10 सीट्स किसके हैं वो मैं बता दिया, HP, डक, HC, ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद राजो, RAJO मतलब कि राजस्थान और उड़ीसा 10 सीट, पेट, PAT, पेट मतलब पंजाब, असम, तेलंगाना 7 सीट्स। 11 से 15 सीट के बीच में बता ही दिया, अंगोम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश 11 सीट्स, फिर कर्नाटका 12 सीट। तो इनको ऐसे याद कर लिए, 2-3 बार रिवाइज करेगा, याद हो जाएगा। ये हो गए हमारे सीट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। कौन इलेक्ट करता है बता दिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर मतलब MLA इलेक्ट करते हैं। और कैसे होता है वोटिंग, कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है। प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट की ज़्यादा सीट्स है राज्यसभा में। सीट्स बता दिए, इनको लर्न करना है आपको, किसकी कौन सी कितनी सीट्स है। अच्छा, अमेरिका में एक चीज़ नोट करिएगा कि जो अमेरिका में ना हमारे यहाँ क्या पॉपुलेशन हिसाब से वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि अगर 50 वहाँ पे स्टेट हैं तो हर ऑल स्टेट्स आर इक्वल रिप्रेजेंटेशन सीनेट। सीनेट मीन्स राज्यसभा, वहाँ की राज्यसभा का क्या नाम है, सीनेट। तो वहाँ पे क्या है ना, पॉपुलेशन नहीं देखी जाएगी, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। अगर 50 सीट हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो 100 मेंबर होंगे सीनेट के पास। हर स्टेट से, एक स्टेट से 2 मेंबर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, सिंगल नाम से लगना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक एक वोट को ट्रांसफर करना, सिंपल सा है। जब कोई कैंडिडेट को वोट होता है ना, वो सिर्फ वोट नहीं देता है, वो जैसे हम लोकसभा के इलेक्शन में होता है केवल वोट देते हैं, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट मेजोरिटी के साथ विन हो जाता है। इसमें क्या है, कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे रहा हूँ, सेकंड प्रेफरेंस इसको, थर्ड प्रेफरेंस इसको, फोर्थ प्रेफरेंस इसको। जैसे कि हम लोग जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि ये जॉब के लिए मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, ये जॉब के लिए सेकंड प्रेफरेंस, तो वैसे प्रेफरेंस होता है। अगर किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड वोट्स मिल जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा वोट जो होता है ना, जो बच गया, मान लीजिए जितना चाहिए उतना मिल गया, जो एक्स्ट्रा वोट वो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट प्रेफरेंस को। अगर कोई कैंडिडेट एलिमिनेट होता है तो उसके वोट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब तो इसलिए इसको ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है, क्योंकि एक एक वोट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और लोकसभा में ऐसा नहीं है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखेंगे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स देख लिया। अब देखेंगे नॉमिनेशन, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को। देखिए, इनका इलेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, बता दिया, इन द फील्ड ऑफ लैस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास पूछा है कि किस क्लास पे बेसिस पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, आर्टिकल 80। तो आपको बताना है लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, मत भूलिएगा। अमेरिकन सीनेट हैज़ नो नॉमिनेटेड पर्सन, अमेरिका के पास कोई नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 80 में नॉमिनेशन का वो है, रूल्स हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। अच्छा, जो नॉमिनेशन है बता दी किस फील्ड पे, कुछ एग्जांपल देख लेंगे जो रिसेंट में किए गए हैं। जैसे हर्षवर्धन श्रृंगला डिप्लोमेसी पे, उज्ज्वल निकम लॉ के बेसिस पे नॉमिनेट किए गए राज्यसभा में, सदानंद मास्टर सोशल सर्विस, मीनाक्षी जैन लिटरेचर की बेस पे, सुधा मूर्ति 2024 में लिटरेचर। सचिन तेंदुलकर को भी किया गया, सचिन तेंदुलकर जो कि स्पोर्ट्स हैं, तो स्पोर्ट्स तो इसमें है नहीं, तो फिर कैसे किए, लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है, सोशल सर्विस। ये जो स्पोर्ट्स है ना, वो आर्ट और सोशल सर्विस के अंदर ही निहित है, इसलिए इनको सचिन तेंदुलकर 2012 में नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के मेंबर के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप ये मोटा मोटा समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा और नॉमिनेटेड पर्सन इन राज्यसभा। अब आर्टिकल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 80, हम लोग देख लिया 81। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि जो हमारा हर दूसरे साल पे जो 1/3 मेंबर है रिटायर होंगे राज्यसभा के, वो हमारा आर्टिकल कौन सा है 83 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल से दैट एवरी मेंबर 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। सो आवर आंसर इज आर्टिकल 83, रिमेंबर रखिएगा। और हर मेंबर का, हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा राज्यसभा का कंपोजिशन, रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आपको। बाकी अब आगे देखेंगे लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा क्या है, कैसे लोकसभा कितने सीट्स हैं उनको देखेंगे। तो पहले लोकसभा अगर आर्टिकल पूछूं तो कौन सा, आर्टिकल 81 में है लोकसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी लोकसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है डिसाइड है 552 है, 552, जिसमें से 530 मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को, 20 मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे यूटीज को, और 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन होंगे जो कि नॉमिनेट होंगे बाय प्रेसिडेंट। बट इम्पॉर्टेंट है, जो एंग्लो इंडियन का जो फंडा है ना, उसको
पार्लियामेंट ने उसको अमेंड कर दिया, उसको रिमूव कर दिया है। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा था तब भी मैंने ये अमेंडमेंट बताया था। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 याद रखेंगे। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट प्रोविजन वाज डिलीटेड। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान पार्लियामेंट ने इसको हटा दिया। अब कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 550, 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और 20 रिप्रेजेंट करेंगे यूटीज़ को, रिमेंबर रखिएगा। सर तो जो आर्टिकल होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं इनको तो याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा प्रावधान ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया, इनको याद रखिए। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कैसे होता है हमने राज्यसभा में देख लिया, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसमें क्या होता है लोकसभा में, इसमें क्या होता है इलेक्शन होता है। कैसे, डायरेक्ट इलेक्शन, तो बाई पीपल, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स लोकसभा के लिए, एमपीज। इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इलेक्शन जो होता है ना बेस्ड होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इसका क्या है कि भारत के हर नागरिक को जिसकी एज 18 ईयर है उसको ये उसको फ्रीडम है कि वो वोट डाल सकता है। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से आर्टिकल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, आर्टिकल ही तो पूछता है वनडे एग्जाम में ज़्यादा टाइम। तो कौन सा आर्टिकल है 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 326 आर्टिकल एडल्ट सफरेज है। और वोटिंग एज का क्या है कि कितने वोट के, कितने एज के लोग मतलब जो है इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो पहले जो था वो 21 था, अब 18 हो गया है। तो वोटिंग एज इज 18 विच वॉज अर्लियर 21 ईयर, लेकिन इसको घटा के 18 कर दिया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। So by which constitutional amendment act voting age is reduced from 21 to 18? So 61st constitutional amendment act 1988 अमेंडमेंट तो याद रखना ही रखना आपको आर्टिकल के साथ साथ। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट बाई इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और 18 साल के जो एज के जो लोग होते हैं वो वोट कर सकते हैं। यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो भी बाई पीपल होता है। इसमें इतना ही था। बाकी जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, वो उसको देखेंगे वी क्या चीज़ है। अच्छा, डिफरेंस समझने पहले लोकसभा की भी सीट्स देख लेते हैं, किस राज्य के पास कितनी सीटें हैं लोकसभा में। राज्यसभा का देख लिया, लोकसभा से भी क्वेश्चन आता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों को सीट्स का आता है। तो टॉप 5 स्टेट इसमें भी देखेंगे, टॉप 5 स्टेट कौन से हैं। यूपी उत्तर प्रदेश 80 सीट्स, महाराष्ट्र 48 नोट करेंगे, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ये टॉप 5 स्टेट आपको याद कर लेना है कि यूपी के पास 80, महाराष्ट्र के पास 48, वेस्ट बंगाल के पास 42, बिहार के पास 40 और तमिलनाडु के पास 39। अब क्या हमें देखना है, अब हम देखेंगे 1 सीट्स किसके पास है, कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं जिनके पास 1 सीट्स है लोकसभा में। तो ट्रिक याद रखेंगे, मीनासिक मी 4, MI 4, मिजोरम NA 4, नागालैंड और SIK 4, सिक्किम 1, लद्दाख भी है 1, और कुछ जो सीट्स हैं 1 है वो उसमें भी ऐड कर लेंगे। अंडमान निकोबार 1 सीट, चंडीगढ़ 1 सीट, पुडुचेरी 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट लोकसभा में। तो मिजोरम 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, सिक्किम 1 सीट, लद्दाख 1 सीट, अंडमान एंड निकोबार 1 सीट, चंडीगढ़ 1 सीट, पुडुचेरी 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस यूपी के पास कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, तो आपको याद रखना है 80, सिक्किम के पास कितनी है 1 है, तो ऐसे याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग कि स्टेट्स हैविंग 2 सीट्स, तो 2 सीट्स हैं कौन सी स्टेट के पास है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। ट्रिक याद रख लीजिए, आपको सीट्स याद आ जाएंगे। पहले टॉप 5, फिर स्टेट्स हैविंग 1 सीट्स, फिर इसके 2 सीट्स देख लीजिए। ट्रिक है, अरुण को दे दो, क्या दे दो, अरुण को दे दो भाई, क्या दे दो, अरुण को दे दो पैसे दे दो, गोवा दे दो, मनी दे दो, मेघ दे दो, बारिश दे दो, ट्री दे दो। तो अरुण को दे दो पैसे, गोवा, मनी, मेघ, ट्री। तो देखना, अरुणाचल प्रदेश 2 सीट्स, अरुण 4, अरुणाचल प्रदेश 2 सीट, अरुण को क्या दे दो, गोवा दे दो, तो गोवा के 2 सीट्स, मनी दे दो, मणिपुर के 2 सीट्स, मेघ दे दो, मेघालय के 2 सीट्स, ट्री दे दो, त्रिपुरा के 2 सीट्स। ये आप याद रखना। और देखेंगे दादरा या नगर हवेली दमन एंड दीव की 2 सीट्स लोकसभा में, ये अलग से याद कर लेगा। सो 2 सीट्स के हो गए। अब देखेंगे 3 to 10 सीट्स कौन से राज्य के पास है, कितनी सीटें। सो इसको याद रखना है, 3 किसी के नहीं है, 3 सीट्स नहीं है, 4 है, हिमाचल प्रदेश 4, ऐसे याद रख लेना सीक्वेंस है। 4 सीट किसी पास है, याद रखना, हाँ हिमाचल प्रदेश। 5 सीट किसी पास है, तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 5 सीट्स हैं, उत्तराखंड 5, जम्मू कश्मीर 5, दिल्ली 7 सीट्स, याद रखना हमारी देश की राजधानी दिल्ली 7 सीट, हरियाणा 10 सीट, 10 कदम हरियाणा के पास, तो हरियाणा के 10 सीट इन द लोकसभा। अब स्टेट्स जो सीट्स हैं वो
11 to 20 सीट्स के बीच में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं उनको देख लेंगे। ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, याद करेंगे, याद हो जाएगा ईजिली। तो 11 to 20 सीट्स में कौन आएंगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ 11 सीट्स, पंजाब 13 सीट, असम और झारखंड पर 14 सीट्स हैं। असम 14, झारखंड 14, तेलंगाना 17, केरला 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखें, नोट करेगा। 21 to 30 सीट्स देखेंगे किसके पास कितनी सीट्स हैं। तो उड़ीसा 21, नोट करेंगे, उड़ीसा 21, आंध्र प्रदेश 25 टू स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान 25 सीट्स, गुजरात 26। इनको नंबर से याद करेंगे सीक्वेंस से कि हाँ 21 किसका हो गया, उड़ीसा का हो गया। 21, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, हाँ 25 था, किसका था, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 25 सीट। फिर गुजरात 26, हाँ 26 है, तो गुजरात के 26 सीट्स, कर्नाटक 28, मध्य प्रदेश 29। अब इसके बाद 29 के बाद सीधे आ जाता है हमारा 39। टॉप 5 स्टेट में हमने देख लिए। तो आपको ऐसे याद करने हैं इनके लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं, उनको एज इट इज याद करना है। एग्जाम में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अब आगे हम देखेंगे, ये तो बता ही दिया कि करंट में कितनी सीटें हैं। राज्यसभा पर 200, करंट में जो है सीट्स हैं 245 और मैक्सिमम स्टैंडर्ड 250। लोकसभा में 552 हैं, बट दो हैं एंग्लो इंडिया का, वो डिलीट कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। और करंट में कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, तो 543 हैं। ठीक है, तो इसको आपको रिमेंबर रखना है किसके पास कौन सी कितनी सीट्स है। अब आ जाते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को, लोकसभा में होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है अभी हमने देखा था वो राज्यसभा में इंप्लीमेंट होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस में फॉलो होता है, नीचे ऑप्शन दे देगा, तो आपको राज्यसभा टिक करना है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो कंट्री होती है वो डिवाइड होती है जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एरिया में डिवाइड कर दी जाती है कंट्री को। ठीक है, और ईच एरिया का, हर एक क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें सिस्टम जो यूज़ होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास जितनी ज़्यादा वोट वो वहाँ से विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर दी, अब मानिए लखीमपुर का, यूपी में लखीमपुर जिला है, लखीमपुर में जो है काफ़ी बड़ा जिला है, उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर दी, एरिया डिसाइड कर दिया कि ये एरिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर में आता है, तो वहाँ से एक मेंबर खड़ा कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए पलिया का ले लेते हैं, तो पलिया के जो हमारे एमएलए हैं वो रोमी सानी है, तो अब उनको अगर जब वोट होगा तो उनको जो मैक्सिमम वोट मिलेगा ना तो वो डिक्लेयर हो जाएंगे विनर। तो यही है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ पोर्शन विद which tells about highest votes will win, जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे वो हमेशा विनर होगा, मेजोरिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेंगे, कैंडिडेट ए के पास 40,000 वोट हैं, कैंडिडेट बी के पास 35,000 वोट हैं, कैंडिडेट सी के पास 25,000 वोट्स हैं। अब जो कैंडिडेट ए होगा ना, मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इसको इतने वोट मिले, कैंडिडेट ए होगा ना वो डायरेक्ट विन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो रोमी सानी जी जीत गए मान लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास 40,000 वोट्स हैं, तो हाईएस्ट वोट है ना, तो वो विनर घोषित कर दिया। इवन दो जो 60,000 पीपल है ना, बाकी का वो वेस्ट हो जाए, वो नॉट, जो वोट किया ही नहीं है, वोट को रोमी सानी को वोट किया ही नहीं है, लेकिन तभी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि भाई उनको जितना वोट चाहिए था वो मिल चुका है, हाईएस्ट वोट मिल चुका है। सो इसमें वैल्यू, वोट जो वैल्यू होती है वो भी वेस्ट होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है टेरिटोरियल को, मतलब एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू विन ऑलवेज विन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो फोकस रहेगा, क्या है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फोकस करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया, एक क्षेत्र का, एक रीजन का रिप्रेजेंट करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो कि राज्यसभा में होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि सीट्स जो होती है ना वो एलोकेट कर दी जाती है पार्टीज़ को, एरिया को नहीं, पार्टीज़ को, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे रिसीव, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, बताई दिया था सिस्टम जो यूज़ होता है, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है, और लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है। तो सपोज करिए कि टोटल वोट हैं 100 वोट है। ठीक है, अब पार्टी ए है, मानी बीजेपी, पार्टी बी समाजवादी पार्टी, पार्टी सी आम आदमी पार्टी। पार्टी ए को 50% वोट मिले, पार्टी बी को 30% मिले, पार्टी सी को 20% वोट मिले। अब मान लीजिए कि 10 सीट्स हैं वहाँ पे किसी क्षेत्र में। ठीक है, तो अब 10 सीट्स में से पार्टी ए को मिल गए 50%, मतलब हो गया 5 सीट, पार्टी बी को 30% होंगे 3 सीट, पार्टी सी को मिल गया 20% यानी 2 सीट मिल गए। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू वोट्स हैं, मींस जिसके ज़्यादा वोट्स, पार्टी ए के वोट्स ज़्यादा है ना, 50% है भाई, तो उसको पूरा आधा सीट मिल गया, मतलब कि 10 सीट अवेलेबल है राज्यसभा में, तो उसको 10 में से 5 सीट पार्टी है, मतलब बीजेपी को 5 सीट, 5 मेंबर मिल गए राज्यसभा में। पार्टी बी को मिल गए 3, क्योंकि 30% वोट था। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू वोट है, मतलब जितने ज़्यादा वोट उतने ज़्यादा मेंबर्स हमारे राज्यसभा में।
आई थिंक ये बेसिक क्लियर हो गया कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। ड्यूरेशन देख लेंगे कि ड्यूरेशन कितनी है, किसका कितना है, कौन सा हाउस का कितना ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड इसे कहते हैं। तो ड्यूरेशन राज्यसभा का देखेंगे तो राज्यसभा का जो आर्टिकल बताई दिए, आर्टिकल 80, राज्यसभा का ड्यूरेशन ये है ही नहीं, ये कंटिन्यू चैम्बर है, कंटिन्यू बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट इज़ ए कंटिन्यू चैम्बर, परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी बोलते हैं, लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर है ना वो एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो गैप होता है उसको फिल किया जाता है बाई इलेक्शन और नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। हर तीसरे साल, मतलब हर दूसरे साल रिटायर होता है, जो तीसरा साल स्टार्ट होगा उसमें एक इलेक्शन होगा, नहीं तो नॉमिनेट कर देंगे, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे उस जगह को फिल करने के लिए, ठीक है। और जो रिटायरिंग मेंबर्स होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिटायर हो रहा है हर दूसरे साल जो मेंबर 1/3, वो एलिजिबल होगा, वो इसका एलिजिबिलिटी होगी, वो दोबारा से लड़ सकता है, वो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एट एनी नंबर ऑफ टाइम। जो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने टर्म को फिक्स नहीं किया है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर को फिक्स नहीं किया है, उसमें ड्यूरेशन कंपोजिशन तो दिया है राज्यसभा का, बट जो टर्म है कितने साल का टर्म होगा राज्यसभा के मेंबर का, वो किस में है, वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि मेंबर किस बॉडी का कितने मेंबर्स का कितना ईयर होगा, कितना टर्म होगा। तो पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट लाया जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहते हैं, और उसमें इसने डिसाइड किया कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो कितने साल का होगा, वो 6 ईयर का होगा, 6 साल के लिए होगा। तो पार्लियामेंट राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनका कितना कार्यकाल है, कितने साल का, तो 6 साल का है। कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, याद रखिएगा 6 ईयर टर्म है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा देखेंगे कि जो लोकसभा है ना वो कंटिन्यू चैम्बर नहीं है, नॉर्मल टर्म जो है इनका लोकसभा का वो 5 साल का है, 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, नई लोकसभा गठित होती है, नए मेंबर आते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ड्यूरेशन क्या हो गया, 5 साल का। सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है भाई, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर 5 ईयर टर्म कंप्लीटेड। 5 साल पहले ही, 5 साल पूरा हुआ नहीं उससे पहले भी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है लोकसभा को, और ये प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा ना तो ये कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो लोकसभा का टर्म कितना, 5 साल का है, कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकती है, और 5 साल कंप्लीट होने पे तो फ्रेश इलेक्शन होते ही हैं, और डिसॉल्व होगा तो उसके बाद भी फ्रेश इलेक्शन होगा। सो लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी लग जाती है हमारे देश में तो लोकसभा का जो टर्म है ना 5 साल से बढ़ा के भी और आगे भी किया जा सकता है वो। अच्छा, ये किस में लिखा है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी किस में है, आर्टिकल 352, और उसमें लिखा है कि लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल से बढ़ा के आगे भी किया जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। और कितने साल के लिए किया जाए, कितना टाइम पीरियड होगा कि मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक बार में लोकसभा को प्रेसिडेंट करेगा वो एक्सटेंड करेगा 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो ये अगर इमरजेंसी खत्म हो, मान लो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो ये 6 महीने के बाद स्वतः ही ये जो एक्सटेंशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होता है वो डिसाइड करेगा कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का टर्म आगे बढ़ाया जाए, और उस इमरजेंसी को जो है डिसकंटिन्यू भी प्रेसिडेंट करता है। तो हमने टर्म देख लिया राज्यसभा का 6 साल और लोकसभा का 5 साल। अब आगे देखेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन क्या है भाई पार्लियामेंट के सदस्य बनने के लिए, मेंबर्स बनने के लिए, उसको देखेंगे। अच्छा, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में ये मेंशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, प्रेसिडेंसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेशन, जैसे कि अमेरिका में। अच्छा, मेंबरशिप देखेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 84 नोट करेंगे। आर्टिकल 84 डिफाइन मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सेंट्रल में मतलब कि लोकसभा में, मतलब कि पार्लियामेंट संसद में, और वही चीज स्टेट में आर्टिकल 173 डिसाइड करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी मेंबरशिप की पार्लियामेंट के लिए, विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, पहली क्वालिफिकेशन है हमारे जो संविधान में निहित है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, पहला है कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस।
पार्लियामेंट के मेंबर्स को इस शपथ और ये दृढ़ वचन करना होता है, शपथ लेनी होती है किसके सामने, या तो प्रेसिडेंट के सामने, नहीं तो प्रेसिडेंट जिसको भी इलेक्ट करेगा उनके सामने शपथ लेनी होती है। अच्छा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो शपथ में बोलते क्या हैं? कुछ नहीं तो मतलब छोटे मोटे एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा है कि सबका अलग अलग है, प्रेसिडेंट का पूछा है तो पार्लियामेंट का भी याद रखिएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ में वो कहते क्या है, बोलते हैं टू बी बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे हमारे संविधान में। टू अपहोल्ड सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे भारत की। तो ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं शपथ के दौरान जो प्रेसिडेंट के सामने। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बताइए 1951, उसमें डिसाइड है कि लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर का जो है 6 साल का टर्म होगा। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये आगे बहुत कई बार आएगा तो इसको याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसमें एक और रूल दिया है कि मतलब जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वो रजिस्टर होंगे एज ए इलेक्टर, रजिस्टर इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन तो होना चाहिए, ऑथर से इंफॉर्मेशन लेंगे, इस तरह रजिस्टर इलेक्टर होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए मस्ट रजिस्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम वेयर ही वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू राज्यसभा, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का एक रजिस्टर्ड नागरिक होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, नहीं तो वो मेंबर नहीं बन पाएगा पार्लियामेंट का। अच्छा, एज क्वालिफिकेशन क्या है? तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है और लोकसभा के लिए 25 ईयर। नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। जो मिनिमम एज है कम से कम 25 ईयर्स चाहिए लोकसभा के लिए और 30 ईयर्स चाहिए राज्यसभा के लिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज क्वालिफिकेशन इन द लोकसभा मिनिमम एज 25 ईयर एंड इन द राज्यसभा 30 ईयर्स। तो 25 ईयर्स लोकसभा के लिए, 30 ईयर्स राज्यसभा के लिए। आर्टिकल बताई दिया आपको, आर्टिकल 84 पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, और आर्टिकल 173 स्टेट विधानसभा के लिए, ठीक है। अब देखेंगे डिस्क्वालीफाई, ये तो हो गया क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या शर्तें हैं जो मतलब एक पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए, तो वो बता दिया। एज जो है जिसमें इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है लोकसभा के लिए 25 ईयर्स एज चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है भाई, निकाला कैसे जा सकता है किसी भी मेंबर्स को पार्लियामेंट से? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल किस आर्टिकल में ये इंसिडेंट है कि डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे मेंबर पार्लियामेंट से? तो आर्टिकल 102 नोट करेंगे। आर्टिकल 102 टेल्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट के लिए आर्टिकल 191 स्टेट के लिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या ग्राउंड है? जो मेंबर शैल बी डिस्क्वालीफाइड, नोट करेंगे, मेंबर शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब होंगे? तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, अगर इफ ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 102 में डिफाइन है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा मेंबर का। अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, जो यूनियन है स्टेट का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मतलब कि यूनियन है स्टेट के द्वारा चलाई जा रही है कोई संस्था, संगठन, कुछ भी जिसमें वो जाके वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें वो उसको पैसे भी मिल रहे हैं, रिनोमिनेशन, उसको टीईडी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मतलब दोहरा लाभ लेना, वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर को संसद से। इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड एंड बैंक्रप्सी, या तो भाई दिवालिया घोषित कर दिया गया, पैसे ना हो, कर्ज नहीं चुका पा रहा है अपना, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। या इफ़ ही नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, और या तो जाहिर सी बात है सिटीजन होना ही चाहिए, अगर नहीं है बाय डिफॉल्ट अगर इलेक्ट हो जाता है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या वॉलंटरी एक्वायरिंग किया हो सिटीजनशिप को, भारत के किसी अदर कंट्री का नागरिकता ले लिया हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। और ये इफ़ ही सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भी छोड़ दिया है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी कि और वो कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं जिसकी बेस पे जो है मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जा सकते हैं। अच्छा, ऑफिस ऑफ बताइए, डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो बता ही दिया कि ऐसा पद जो जैसे जो गवर्नमेंट के अंदर हो और जिसमें व्यक्ति को सैलरी मिल रही है, अलाउंस मिल रहा है, फाइनेंशियल लाभ मिलता हो, और अगर कोई एमपी है, मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एक गवर्नमेंट बोर्ड का, किसी बोर्ड का वो पेड चेयरमैन बन जाता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है पोस्ट है वो छोड़ना पड़ेगा। अनसाउंड माइंड बताई दिया है, अ पर्सन हु इज मेंटली इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और टेक डिसीजन, वो अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मेंटली ठीक नहीं है, तो उसको भी निष्कासित कर दिया जाएगा संसद से। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंट मीन्स है वही पर्सन, मतलब कोई पर्सन है वो अनेबल टू पे इज और डेप्थ, कर्ज नहीं चुका पा रहा है भाई, और कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, तो उस केस में भी उस मेंबर को पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड थे डिस्क्वालिफिकेशन के, इसको रिमेंबर रखिएगा।
अच्छा, आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन बता ही दिया पार्लियामेंट का, तो उसके बाद जो बच जाता है ना कि इन सब प्रोविज़न के बाद कि अब कौन कौन से वो प्रावधान होंगे जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निष्कासित किए जा सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया। जब पार्लियामेंट पे को दे दिया गया तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया 1951, और उसमें क्या बोला कि ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। वो किसी भी सज़ा के लिए दोषी ना ठहराया गया हो, अगर ऐसा है तो भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। बट लेकिन इसमें ये भी है कि जो डिटेंशन होगा, जो अरेस्ट किया गया होगा ना, जो मेंबर होगा पार्लियामेंट का, वो अंडर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अगर वो है तो उस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई बंदा कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पकड़ा जाता है किसी इल्जाम में और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है और प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या करते हैं कि भविष्य में होने वाले करने वाले कोई अपराध से बचाने के लिए उस मेंबर को अरेस्ट कर ले जाए, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेना, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है, जो कि ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये याद रखिएगा। बाकी दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती प्रथा। हाँ, कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का है वो सोशल क्राइम में ना इन्वॉल्व हों, अनटचेबिलिटी ना करता हूँ, डाउरी में ना इन्वॉल्व हों, सती प्रथा में ना इन्वॉल्व हों, ऐसे केसेस में अगर इन्वॉल्व है तो भी वो पनिश किया जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि और कौन कौन से ग्राउंड है, ग्राउंड है ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर वो भ्रष्टाचार में निर्लिप्त पाया जाता है तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। और ये तो था हमारा आर्टिकल 102 में कि मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या क्या होंगे। अच्छा, हमारा जो शेड्यूल है, एक शेड्यूल अलग से है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल है 10th नंबर का जो शेड्यूल है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल है, अच्छा 8 शेड्यूल थे, तो 10th शेड्यूल है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो शेड्यूल है हमारा 10th नंबर शेड्यूल है, उसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या वो बताता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा ना कि करना है नहीं करना है डिस्क्वालीफाई मेंबर को, तो अगर 10th शेड्यूल के थ्रू हो रहा है तो उस केस में याद रखेंगे, उस केस में चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का या स्पीकर जो होगा लोकसभा का, वो डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर वो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 102 के थ्रू के तहत अगर कोई प्रोविजन के थ्रू 102 के किसी प्रोविजन के थ्रू अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो डिसीजन होगा चेयरमैन और स्पीकर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जैसा मैंने बताया कि 102 में अगर प्रेसिडेंट डिसाइड कर देंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट अगर जो 10th शेड्यूल ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के थ्रू अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो वो चेयरमैन और स्पीकर डिसाइड करेंगे, बट इनके जो डिसीजन है उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 10th शेड्यूल जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड दिया हुआ है उसमें बेसिकली है क्या, उसमें दिया गया है कि मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कौन कौन से ग्राउंड पे, अगर वो स्वेच्छा से इफ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही सिलेक्टेड टू द हाउस, जिस भी सदन पे जिस भी सीट पे वो मेंबर इलेक्ट किया गया है, अगर वो स्वेच्छा से छोड़ दे मेंबरशिप को तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। इफ ही वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कोई अगर वो क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए कि बोला जाता है कोई बिल लेकर आता है, उस बिल पे यस नो बोला है, और अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर अगर वो या तो मना कर दे नहीं वोट नहीं करेगा या उसके अगेंस्ट वोट कर दें, तो भी उस केस में वो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले जाहिर से तो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड होगा। और इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन हमने समझ लिया कि किस केस में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन और जो प्यूनिटिव डिटेंशन बताया था उसको थोड़ा सा ग्लिम्स लेंगे कि है क्या। तो देखिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है बता दिया कि क्राइम को रोकने के लिए जो डिटेंशन होता है उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं कि ऐसा क्राइम नहीं करना है, तो क्राइम को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, और क्राइम होने के बाद मतलब क्राइम कर लिया और उसके लिए पनिशमेंट देना है तो प्यूनिटिव डिटेंशन। टाइम क्या है, मतलब क्राइम से पहले, और प्यूनिटिव क्या है क्राइम के बाद। बेस आधार क्या है, सस्पेंशन के बेस में कि हाँ ये कर सकता है तो उस बेस पे डिटेन कर लिया जाएगा। और प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या है कि प्रूफ चाहिए और ट्रायल चाहिए, मतलब कोर्ट के द्वारा वो दोषी ठहराया गया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा।
ज़रूरी प्यूनिटिव डिटेंशन में ट्रायल ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कोर्ट ट्रायल चाहिए प्यूनिटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन में को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में कोई वो अपराध ना करे, और प्यूनिटिव डिटेंशन में प्यूनिट किया जाता है, उसको सजा दी जाती है जब वो अपराध कर लेता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन का एग्जांपल भी देख लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जिसे बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में लागू था जब CA आया था, तो न्यूज़ में आई थी कि NSA लागू हो गया। तो वो क्या है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब कि अपराध रोकने के लिए। अभी हुआ नहीं है, उसको रोकने के लिए जो कानून लाया गया वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और एक और है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 जिसे UAPA बोलते हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का हो गया। प्यूनिटिव डिटेंशन के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बेसिकली पहले जो IPC हमारा था, CRPC था, जो एविडेंस एक्ट है, उसी का संशोधित रूप है, उसी को अमेंड करके 2023 में IPC जो इंडियन पिनल कोड है उसको बदल के कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। याद रखेंगे 100% क्वेश्चन में आता है, आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम में कि IPC का नया नाम क्या है। तो BNS भारतीय न्याय संहिता, CRPC का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नया नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो एविडेंस एक्ट है जो पुराना है उसको हम लोग क्या नाम दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखिएगा। देखेंगे कि जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सदस्य हैं, वो अपनी सीट कैसे छोड़ सकते हैं, हाउ वैकेटिंग कैसे होता है, मतलब कैसे सीट्स खाली हो जाती हैं। तो पहला जो है वो डबल मेंबरशिप में पॉइंट है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है, आना नहीं है, बट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अगर कोई पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट सेम टाइम, दोनों ही सदन में चुन लिए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, तो उस केस में भी उनको एक सीट को छोड़ना होगा। ऐसे केस में क्या होता है कि विदिन 10 डेज 10 दिन के अंदर किसी एक स्वेच्छा से किसी एक सदन को, किसी एक हाउस को चुनने का वो रहता है। अगर ऐसा नहीं करता है, 10 दिन के अंदर नहीं बताता है कि वो किस सभा को, राज्यसभा की लोकसभा किसको चूज़ करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होगी ना राज्यसभा की वो वैकेंट हो जाएगी, मतलब वो खाली हो जाएगी, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिन का समय होता है, और नहीं है तो फिर राज्यसभा का सीट उसे छोड़नी पड़ेगी, लोकसभा का वो मेंबर होगा। अगर इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर सिटिंग मेंबर है वन हाउस का है और वो दूसरे हाउस के भी इलेक्ट कर लिया जाता है, तो फर्स्ट हाउस का जो होगा वो अपन ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएंगे, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। अगर दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो पहले हाउस के लिए उसको छोड़ना होगा सीट। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट विल बिकम वैकेंट। अगर पर्सन वो दोनों सीट के लिए एलोकेट किए जाते हैं, अगर दोनों सीट के लिए दोनों लोकसभा राज्यसभा के लिए, तो उस केस में भी वो सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। दूसरा ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन, बता ही दिया। डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो भी सीट भाई खाली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन देते हैं, मेंबर में रिजाइन ही सीट बाय राइटिंग टू। अच्छा, रिजाइन किसको करेगा, चेयरमैन को करेगा या स्पीकर को करेगा। चेयरमैन राज्यसभा के केस में और लोकसभा के केस में स्पीकर को। तो रेजिग्नेशन दे देता है तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। एब्सेंस हो जाए, अगर मान लीजिए कि हाउस कैन डिक्लेयर सीट ऑफ ए मेंबर वैकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का 60 दिन के लिए गायब हो जाता है, नहीं आता है, तो और विदाउट परमिशन है वो भी, तो उस केस में जो स्पीकर होगा लोकसभा का या चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो उसकी सीट्स को खाली घोषित कर दिएगा, मतलब वो सीट वैकेंट हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है वन डे एग्जाम में, कई बार पूछा है कि कितने दिन का प्रावधान है संविधान में कि अगर कोई मेंबर नहीं आता है तो उस केस में उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। तो कितने दिन के लिए, तो 60 डेज याद रखेगा, 60 डे इंपॉर्टेंट है। और अदर केस क्या है, अ मेंबर हैज़ टू वैकेट हिज सीट इन पार्लियामेंट। अगर उसका इलेक्शन न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर हो जाए कि वो जो इलेक्शन हुआ है नल एंड वाइड है, मतलब सही तरीके से नहीं हुआ है, तो भी सीट जो होगी खाली हो जाएंगी, वैकेट हो जाएंगी। अगर वो हाउस के द्वारा, किसी भी हाउस के द्वारा एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, तो भी सीट खाली हो जाएगी। अगर इफ़ ही इज इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति बना दिया जाए या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो भी उसकी जो सीट होगी वो हाउस में खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएंगी। अगर वो अपॉइंट कर दिया जाए गवर्नर किसी राज्य का, भाई किसी राज्य का गवर्नर अगर अपॉइंट करे तो भी उस केस में भी जो उसकी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो ये थी हमारी जो सीटें जो छोड़ सकते हैं मेंबर हमारे पार्लियामेंट के, वो कौन कौन से ग्राउंड है, वो हमारा ये हो गया जो मैंने बताया। इफ इट डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड। दिस मैटर इज डील्ड बाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951।
ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये RPA जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके ऊपर छोड़ दिए गए वो कैसे डील करेगा। तो उसमें क्या है, RPA में क्या दिया कि हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा वेकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे कि ओथ ऑफ अफर्मेशन क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ ऑफ अफर्मेशन दी है, जो शपथ दी है, जो गोपनीयता की जो शपथ दी है, वो कौन से आर्टिकल में दी है, आर्टिकल कौन सा बताएंगे। आर्टिकल है 99, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा। 60 आर्टिकल है प्रेसिडेंट, 69 है वाइस प्रेसिडेंट और 99 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ का। अच्छा, शेड्यूल भी है। शेड्यूल 3 में शपथ की बात की गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, आर्टिकल 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ओथ के अफर्मेशन के प्रावधान दिए गए। ओथ ऑफ अफर्मेशन प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। शपथ कौन दिलाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, MPs को, या तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, नहीं तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन होगा वो उन लोगों को शपथ दिलाएगा। अच्छा, इनकी शपथ में ये बोलते क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बोलते हैं कि ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे हम संविधान के प्रति। अपहोल्ड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी और संप्रभुता अखंडता की बात करेंगे, उसको बनाए रखेंगे भारत के। टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी अपॉन विच ही इज टेकन टू, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे गए हैं। तो ये शपथ में बोलते हैं ये। तो आर्टिकल कौन सा है, 99, शेड्यूल 3। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। आर्टिकल बहुत पूछता है कि जो सदस्य हैं पार्लियामेंट की, उनकी शपथ का आर्टिकल कौन सा दिया है। तो आर्टिकल 99। आगे देखेंगे कि जो जो शेड्यूल 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनकी शपथ कर दिया है। तो किसके किसके दिया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो 7 लोग उनको याद रखिएगा। पहला क्या है, राष्ट्रपति भारत के, उनकी शपथ का इसी में दिया है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर्स जो होंगे यूनियन और स्टेट दोनों की शपथ का शेड्यूल 3 में है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs शेड्यूल 3 में ओथ। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर MLAs MLCs इनके भी शेड्यूल 3 में। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, उनका बस शपथ इसी में है, शेड्यूल 3 में। और जो CAG है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी शेड्यूल 3 में। अच्छा, CAG का कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कमेंट करके बताएंगे। तो ये हमारा है शेड्यूल 3 में जिनकी जिनकी शपथ के बारे में दिया, किसकी किसकी शपथ का है। 7 लोग हैं, उनको याद रखिएगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है। तो आपको ये याद रहेगा, तो आप उसको कर ले जाओगे। तो शपथ का बताई दिया। जो हमारे MP हैं उनकी शपथ किसमें, कौन सा आर्टिकल, 99। प्रेसिडेंट का बताइए 60 आर्टिकल में, वाइस प्रेसिडेंट का 69, और जो CAG हैं हमारे वो 48। अच्छा, वोटिंग एज बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, लोकसभा के लिए कितनी डिसाइड की गई है, 25 ईयर। राज्यसभा के लिए 30 ईयर मिनिमम, 25 लोकसभा और 30 राज्यसभा। ठीक है, ये याद रखिएगा। टर्म क्या है, 6 साल राज्यसभा और लोकसभा 5 साल। तो आपको ये रिमेंबर रखना है। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इंडियन जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स जो सदन को, जो हाउस को सही सुचारू रूप से चलाते हैं, जो स्टार्ट करते हैं किसी भी हाउस को, उस मेंबर, उनको कहते हैं हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सही रूप से किसी भी हाउस को चलाना। तो दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों के पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। देखिए राज्यसभा के पास कौन है, राज्यसभा के पास चेयरमैन है, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, और डिप्टी चेयरमैन है। और लोकसभा के पास स्पीकर, जो कि हमारे ओम बिरला जी हैं, और डिप्टी स्पीकर। ये कौन होते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूछे कौन है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। अच्छा, अगर ये एब्सेंट हो जाए किसी कारण, तब कौन सदन को चलाएगा, तब कौन देखेगा, तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे। तो इसके लिए जो लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं, या राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, सभापति उपसभापति, ये एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाते हैं कि हमारे ना रहने पे ये लोग हाउस को, सदन को चलाएंगे। तो लोकसभा के लिए जो और द लोकसभा एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर द राज्यसभा अपॉइंट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो चेयरपर्सन होगा ना, जो लोकसभा में, उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर होंगे लोकसभा में, और ये सब लोग ही मिलकर होते हैं, काम करते हैं जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये लोग, इनका टेन्योर 1 साल के लिए होता है। और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो जो कि डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो यूजुअली 6 मेंबर को अपॉइंट करते हैं फॉर द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो इनको आपको मस्ट मेंबर रखना चाहिए कि वो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं दोनों हाउस में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास,
और हमने बेसिक देखा कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट आर्टिकल, पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस हैं उनके बारे में देखा मोटा मोटा, टर्म देखा, टेन्योर देखा, क्वालिफिकेशन देखा मेंबर का, डिसक्वालिफिकेशन देख लिया, आर्टिकल में कौन कौन से हैं, शेड्यूल 3 में कौन कौन से निहित हैं, कौन कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है वो निहित हैं, उनको देख लिया। हमने मोटा मोटा स्टार्टिंग कर दी है पार्लियामेंट की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इनके बारे में देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, और ये जितने भी मतलब एब्सेंस क्या है, रिजिग्नेशन क्या है, ये सब इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे जब पार्लियामेंट पूरा कर लेंगे टॉपिक। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।